सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सेनेट के इलेक्शन अब बहुत करीब आ गए हैं और आखिरकार राय भी सुप्रीम कोर्ट की सामने आ गई। सिर्फ चंद दिन पहले ये राय सामने और बहुत ही अहम है। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि हर कोई इसे अपनी जीत करार दे रहा है, चाहे अपोजिशन की जमातें हों चाहे हुकूमती जमात के लोग। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब बैलेटिंग सीक्रेट ही होगी, यानी आइन के मुताबिक जिस तरह लिखा हुआ है कि वोट सीक्रेट बैलेट से ही होगा। लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको साफ और शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का सहारा ले। साथ ये बात भी कही है कि सीक्रेट हमेशा के लिए नहीं है, यानी ये जो वोट सीक्रेट डाला जा रहा है, खुफिया है, ये हमेशा हमेशा के लिए खुफिया नहीं है। अब इसका मतलब वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा कि जिसके तहत बैलेटिंग, ये रायशुमारी या ये वोटिंग ये तो खुफिया होगी, लेकिन उसके बाद अगर ये शक व शुबात पैदा होते हैं कि कहीं पैसा चला है, जो कि चलता है, और अगर किसी ने कोई दो नंबरी किया है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो फिर उसको चेक किया जा सके। तो लिहाजा इसके लिए कोई ऐसा पेपर तैयार किया जाएगा जिसके ऊपर कोई कोड होगा जो बाद में चेक हो सके कि ये वाला जो इशू हुआ था पेपर ये फलां शख्स को हुआ था। अब इसीलिए बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी और दीगर हुकूमती लोग गए और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जमातों के लिए तो खुफिया है, जो जमातें हिस्सा ले रही हैं पार्लियामेंट में, ये खुफिया होगा, इलेक्शन कमीशन के लिए खुफिया नहीं है। अब ये हुकूमती एहलकारों की या हुकूमती जो आईनी कानूनी टीम है उसकी राय है। इलेक्शन कमीशन ने आखिरी इत्तलात तक सर जोड़कर बैठकर कोई फैसला किया है, वो अभी तक सामने नहीं आ सका कि अब उन्होंने करना क्या है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, यानी उसको कोई ना कोई ऐसा निजाम वज़ा करना होगा कि जिसके तहत बाद में पता चलाया जा सके किसने किसको वोट किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। और दूसरी तरफ अपोजिशन कह रही है कि शिकस्त हो गई है, फिर एक दफा फिर हुकूमत को शिकस्त हो गई है, क्योंकि उसकी तरफ से सदारती जो रेफरेंस भेजा गया था उसमें कहा गया था कि ये सीक्रेट होगी या ओपन बैलेटिंग होगी, तो उसमें तो खुफिया का अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लिहाजा ये हुकूमत की शिकस्त है। जबकि हुकूमत कह रही है हम तो यही चाहते थे कोई ना कोई निज़ाम सामने आ जाए और हमने वो हासिल कर लिया है। अब ये किसकी जीत है, किसकी हार है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ इमरान खान साहब अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और 3 दिन अब वो पार्लियामेंट में ही गुजारेंगे, चैम्बर में ही गुजारेंगे। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी भी वो जो बैग्स का जिक्र था, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बैग्स का जिक्र किया था। इस्लामाबाद में लोग नोटों के भरे बैग लेकर मौजूद हैं। दुबई में भी पेमेंट के सिलसिले के लिए सारा मैकेनिज्म तय कर लिया गया है। तो इमरान खान साहब को लगता है कि रिपोर्ट्स यही हैं, खदशा यही है कि इसके बावजूद पैसा चल सकता है, इसलिए कि शायद लोग ये सोचेंगे कि भाई सीक्रेट तो होना ही है, बाद में पता नहीं इन्वेस्टिगेशन में हम पकड़े भी जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो पहले हम दूसरी पार्टी से बनवा लेंगे कि टिकट फिर हमें आपने देना है। पैसे के साथ साथ इस दफा टिकट का भी आपने वादा करना है। इस सब पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, कौन जीता आपके ख्याल से? देखिए आज ऐसे लग रहा था जैसे ये जो फैसला आया या राय आई है सुप्रीम कोर्ट की, जैसे अपोजिशन जो है उसको भी अपनी मुरादें मिल गई हैं और हुकूमत को भी मुरादें मिल गई हैं जी। अब हुकूमती वज़रा ये कह रहे थे कि जनाब पहले भी ये अपोजिशन की जमातें मिठाई बांटने में बहुत जल्दी कर देते हैं और बाद में फिर ये पछताते हैं। अब जो अपोजिशन है वो कहती है कि देखिए अब पता चलेगा कि जो किस भाव दाल आटे का भाव मालूम हो जाएगा। अब मामला ये है उसामा साहब के सुप्रीम कोर्ट, एक तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इख्तिलाफी नोट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो सदर ने रेफरेंस या ओपिनियन के लिए, राय के लिए भेजा है रेफरेंस, वो शायद उन्होंने कहा कि वो उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, वो नहीं भिजवा सकते थे, क्योंकि ये गालबन चूँकि मामला है बड़ा क्लियर कि 226 के तहत एक क्लैरिटी है। तशरीह उस चीज़ की होती है जब एम्बिग्विटी हो, तो जब एक चीज़ क्लियर हो आइन में तो उसके लिए तशरीह के लिए जाना मुनासिब मैं नहीं समझता कि बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो सारा इस फैसले के 8 जो सफ़ात पर जो ओपिनियन है उसके अंदर जो फोकस किया गया वो यही है कि नंबर 1 इलेक्शन कमीशन को उसका जो आइनी उसका किरदार या कानूनी उसका जो मामलात हैं उसको याद दहानी कराई गई है और बताया गया है, एडवाइस भी की गई है। एक तो ये है कि बताया गया कि 218(3) के तहत आपने इन इलेक्शन को फ्री, फेयर
ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटली जो है कैसे बनाएगा इलेक्शन कमीशन, और जवाब ही नहीं आ रहा और गार्ड करना है करप्शन प्रैक्टिस को, नंबर 1। दूसरा ये कहा गया है कि आप टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर ये है कि सिक्रेसी जो है वो तो रखी गई है मेंटेन, चूँकि आइनी मामला है, लेकिन ये कहा गया कि सिक्रेसी हमेशा के लिए नहीं है। ठीक, ये पोलिंग डे के लिए तो सिक्रेसी हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। वही बात कि चेक अगर करना है, कोई ऐसा स्टेज आता है तो उस पर अब देखना ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के 8 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक गाइडलाइन आई है या ओपिनियन आई है जी, उसके अंदर बहुत सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ही उन्होंने अपनी जो सजेशन दी हैं या रिकमेंडेशन दी हैं। अब देखना यह है कि जब ये इलेक्शन कंडक्ट होगा और बाद में अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट फिर वहां से शुरू होगी कि जनाब हम यही कहते थे। लेकिन एक बात ये भी सामने आई है, इरफान कादरी साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बाबू डोगर साहब, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसको पाबंद नहीं बना सकती है, पाबंद नहीं बना रही। इसमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और धांधली को रोका जाए। तो आइन में पहले लिखा है कि धांधली को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ करे, तो इसलिए उसको तो वो अपने मुताबिक चलेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। जबकि अटॉर्नी जनरल, जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है, वो ये कह रहे हैं खालिद जावेद खान साहब कि अब पाबंद है, वरना तौहीन अदालत जैसे हो सकती है अगर इस पर अमल ना किया गया। यानी कोई बार कोड का सिस्टम बनाया गया या यकीनी ना बनाया गया कि बाद में अगर किसी ने चेक करना है तो कुछ चेक कर सके। आपको क्या लगता है बाबू डोगर साहब, क्या हो रहा है? उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन, आप जब प्रोसीडिंग देखें सुप्रीम कोर्ट की उठा के, सुप्रीम कोर्ट बार बार इलेक्शन कमीशन से कह रही है कि जनाब आप किस तरह से ये पैसे के गंदे धंधे को सेनेट के इलेक्शन से रोक सकते हैं। बिल्कुल, किस तरह से आप, कौन सा ऐसा कानून है, कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ये जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें से इसको करप्शन से पाक किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन एक ही बात किए जा रहा है कि जी आर्टिकल 226 ने उनके हाथ बांधे हुए हैं और कोई ऐसा ऑब्वियस तरीका नहीं किया जा सकता। अब ये जो आप बार कोड की बात कर रहे हैं ये भी डिस्कस हुई, उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब यही था कि जनाब आर्टिकल 226 के तहत बार कोड नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर बार कोड लगाते हैं तो वो तो बड़ा क्लियर हो जाएगा, वो तो वाज़ेह हो जाएगा कि जनाब ये वोट फलाने का, ये वोट फलाने का, ये वोट फलाने का है। तो वो तो इलेक्शन कमीशन पहले ही इनकार कर चुका हुआ है। अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब पैसे के इस्तेमाल को रोकें और वोट की जो सैंक्टिटी है, वोट वो हमेशा के लिए नहीं है। अल्टीमेटली ये जो वोट है कहीं ना कहीं तो आपको अगर पूछने पे बताना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो कोई ऐसा बार कोड लगा दे जिससे, जो कि आर्टिकल 226 जिससे मुतसादिम हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा क्लियरली कहा कि आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन कराओ। आर्टिकल 226 जो है वो बड़ा क्लियरली ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है ना, वो तो उस प्रोसेस के लिए सीक्रेट है। बाद में अगर किसी का पता चलता है कि पैसे लिए हैं किसी ने, कुछ तो बाद में वो बार कोड तो बाद में सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास होगा, किसी और को तो पता नहीं लग सकता। बार कोड देखें, ये तो फिर कोई कोडेड किस्म का बार कोड लगाया जाए जी, बिल्कुल, जो कि बाद में इलेक्शन कमीशन जिसको यूज कर सके। ये गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे तो नहीं होना कि ये ओपनली ऐसे बार कोड लगा दें कि ऊपर गवर्नमेंट तो ये चाह रही कि बैलेट बॉक्स के बैलेट पेपर के ऊपर नंबर, सीरियल नंबर लगा दें। नहीं, सीरियल नंबर किस तरह से? बाबर रहमान साहब ने कहा है कि सीरियल नंबर से देखें, उसके लिए सीक्रेट नहीं होगा, बाकी सबके लिए, पार्लियामेंट के लिए, इलेक्शन प्रोसेस करने वालों के लिए, यानी जो मेरा एक सवाल है, वोट डाल रहे हैं, मेरा एक सवाल है, मैंने ज़मीर के मुताबिक वोट डाल दिया, कल पता चला कि मेरा वोट यूसुफ गिलानी को पड़ा है, या मेरा वोट, देखें यही तो ज्यूम नहीं किया जाता है कि सारे वोट यूसुफ गिलानी को ही पड़ सकते हैं। ये हो सकता है कि पीरज़ादा जो हैं उनके वोट ही डबल हो जाएं, तो अगर उनको वोट चला जाता है तो ये किस तरह से इस्टेब्लिश होगा कि मैंने ज़मीर के मुताबिक वोट डाला है या मैंने पैसे लेके वोट डाला है? मेरा तो सवाल ये है। और अगर वीडियो आ जाती है सर जिसमें पैसे लेते देखा जा रहा है तो उसके बाद तो चेक किया जा सकता है। वीडियो आने के बाद भी हमने क्या कर लिया, किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहती रही है और वो तो इलेक्शन में सीक्रेट बैलेटिंग हम देख ही नहीं सकते, जब आप देख ही नहीं सकते वोट डाला है नहीं डाला, वो साफ कह रहे हैं कि जी हमने तो ये पैसे वैसे लिए थे, हमने तो डाले नहीं उनको। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जब बोर्ड में झूठ तो पकड़ा जाएगा ना कि इस शख्स ने उसको वोट डाला है नहीं और यूनिवर्सिटी के जब आप पेपर देते हैं तो वहां पे एक होती है सिक्रेसी ब्रांच। सिक्रेसी ब्रांच जो होती है ना, उसको पता होता है कि कौन से जो कैंडिडेट उम्मीदवार का पेपर किस जो एग्जामिनर के पास गया है या किसके पास चेकिंग के लिए गया है। लेकिन आम बंदा जो है ये सिस्टम से वो पता नहीं कर सकता, वो कहता है एक ब्रांच होती है। ठीक इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो अब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, इरफान कादर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो बाइंडिंग नहीं है,
बाइंडिंग तो अपने ही जो आर्टिकल है, अपने ही एक्ट के तहत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइंडिंग है। 218(3) यही तो कहती है कि आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना है, इंश्योर करना है, इस चीज़ को अरेंजमेंट करने हैं ताकि ये जो चीज़ है करप्शन जो और प्रैक्टिस है उसको गार्ड किया जा सके और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टली जो है उसको आपने कंडक्ट करवाना है। उसके लिए कोई ना कोई तो आपको ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। सीरियल नंबर लगाएंगे वो तो सारी दुनिया को पता चल सीरियल नहीं, लेकिन एक कोड ऐसा होगा ख्याल है ना वो जो चेक हो सके, जो कहते हैं ना केमिकल के वो पता चल जाए या थंब इंप्रेशन। अब थंब इंप्रेशन अगर लेते हैं तो उसके बाद तो तब ही हो सकता है जब सीरियल नंबर हो। कुछ ना कुछ अपने लिए अब एक सीक्रेट सिस्टम वजह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं करते, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो क्या तौहीन अदालत होगी? अगर नहीं करता तो फिर तौहीन अदालत बिल्कुल होगी। सब होगी तौहीन अदालत। सुप्रीम कोर्ट बार-बार एक चीज कह रही है, नहीं सर मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा, इलेक्शन मगर पाकिस्तान मिसकंडक्ट का मुर्तकब होगा, उसकी ड्यूटी बाउंड है कि ये चीज रोकना। अगर ऐसी चीज सामने आ जाती है ना, वो तो आइन में भी लिखा है। तो क्या जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, क्योंकि कहीं सुप्रीम कोर्ट रोके ना वो ऐसे करें, अरेंजमेंट करें, सुप्रीम कोर्ट ने बाइंड नहीं किया कि आपने ऐसे इलेक्शन कंडक्ट कराने, सिर्फ क्या फ्री एंड फेयर करवाएं, टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं। तो इंश्योर यही करना चाहती है कि आप अपने ही एक्ट के मुताबिक इन लेटर एंड स्पिरिट उसको इंश्योर करें जी। इलेक्शन तो उसके लिए मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना। कोर्ट ने नहीं बताया कि कैसे करना है, आइन भी ये कहता रहा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ये तो नहीं कर सका। बाबर साहब आपके ख्याल से तौहीन अदालत हो जाएगी अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं लाते? तौहीन अदालत का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 226 के तहत करवाए जाए। आर्टिकल 226 में तो कहीं ये नहीं लिखा कि जनाब आपने कोई बार लगाना है, कोई कोड लगाना है, कोई कुछ लगाना है, सीक्रेट बैलेट होगा। ये कहना कि वो वोट है वो कब तक वैलिड रहेगा, इस चीज को तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वजह नहीं किया कि वो वोट कब तक वैलिड रहेगा, कब तक उसकी सिक्रेसी जो है वो मेंटेन्ड रहेगी और कब उसको जो है अनफोल्ड करना है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने लिए कोई कोड लगा सकता है, डिजिटल दौर है, बेताशा कोड है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ दिन कल का ही है, बैलेट पेपर आपने कल छुपवाने हैं, उनको फाइनल करवाना है। तो ये मुझे नहीं पता कि अब वो कौन सी ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके 2 घंटे में जिस तरह नोट छपते हैं, अगर जो भी उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी लगानी है उन्होंने बाबर अवान से पूछ के तो नहीं लगानी, ना ही उन्होंने फवाद चौधरी से पूछ के लगानी है। ये उनका अपना इंटरनल सिक्रेसी का सिस्टम है, वो क्यों बताएंगे वो क्यों क्या लगा रहे हैं, लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। 1000 से भी कम शायद बैलेट छपने हैं, तो 1500-1700 हैं तकरीबन। चूंकि पंजाब का तो मामला ही हल हो गया है। असद खरल साहब मुझे ये बताएं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि जी सीक्रेट को हम ये खत्म करेंगे सारा मामला, क्योंकि इसकी वजह से 2 नंबरी होती है, पैसा चलता है, सारा कुछ होता है। अब ऐसा क्या हो गया कि सर धड़ की बाजी लगानी है कि जी इतनी इस पर ट्वीट्स देख लें आप, मरीम साहबा क्या कह रही है कि जनाब ये टेक्नोलॉजी अब RTS की कोई नहीं होगी, ये डस्का धुंध टेक्नोलॉजी कोई नहीं अब आ सकती, और इनको मुंह की खानी पड़ी है, अब ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, ये सब कुछ हो गया, ये इनकी बड़ी शिकस्त हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो अब इसमें इतना बड़ा क्या अचीवमेंट आ गई है कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है अपोजिशन को उससे क्या फ़ायदा, कितना फ़ायदा हो सकता है कि जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि हर सूरत सीक्रेट बैलेटिंग होनी है। क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान की तारीख हमें बताती है कि जब से 80 की दहाई से पैसा चलना शुरू हुआ है और फिर वो बढ़ता ही चला गया रेट, तो तब से हुकूमत ज़्यादा फ़ायदे में होती है। और हुकूमत आप देख लें, सेनेट की जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, चाहे सेनेट के इलेक्शन या जो भी इलेक्शन, हुकूमत जब वो है उस वक्त तो हुकूमत को फ़ायदा होता है। मशीनरी उसके पास होती है, मराहत उसके पास होती हैं, उसके पास सरकारी फंड की सूरत में पैसे होते हैं, उसके पास ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, बेशुमार तरीके होते हैं। लेकिन अभी आप देख लें मरकज़ में हुकूमत PTI की, पंजाब में हुकूमत PTI की, और उसके बाद देख लें आप KPK में हुकूमत PTI की, लेकिन फ़ायदा तो उसने नहीं उठाया। तो वो उसके बंदे हारे हैं हर जगह। PTI के ज़िमनी इंतखाबात में अनप्रेसिडेंटेड बात हो गई ना, क्योंकि जब मौजूदा हुकूमत अपना वो क्या पैसा चल रहा है नहीं होगी तो वो हारेंगे भी लोग। ठीक, आप मुझे बताएं कि जो वज़ीराबाद, दस्का, ये नौशहरा का जो KPK में सारे इलेक्शन हुए हैं, ये हुकूमत मरकज में भी हो, सूबों में भी हो, तो हुकूमत ने कौन सी कसर छोड़ी है, कौन सी कसर छोड़ी है? ये इलेक्शन दोबारा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे बताएं। ये ऑफिसर जो सस्पेंड हुए हैं, ये ऑफिसर जो ट्रांसफर हुए हैं, क्यों किए गए हैं? कैबिनेट के अंदर इतना रोला पड़ा है कि जनाब ब्यूरोक्रेसी ने इतनी खप डाली है, सारी ब्यूरोक्रेसी जो उसने कैबिनेट के सामने अपना केस पेश किया है कि जनाब हमने तो वही किया जो हमें गवर्नमेंट ने कहा था, इसमें हमारा क्या कसूर है
कि मेरा वाला इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर उड़ा दिया, आरपीओ उड़ा दिया, डीसी उड़ा दिया, डीपीओ उड़ा दिया। आरपीओ डीपीओ ने अपनी मर्जी तो नहीं की, वो कोई नून लीग से तो नहीं मिले हुए थे, उन्होंने तो वही किया जो आपने कहा। अब आपको चाहिए कि उनके साथ खड़े हो, इसी वजह से गवर्नमेंट उनके खिलाफ अपील में गई है। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत हाई मॉरल ग्राउंड पे कौन सा हाई मॉरल ग्राउंड है इलेक्शन सर? वो भी साफ शफाफ नहीं, मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन है, खुद आप दस्ता का कैसे कह सकते हैं शफाफ इलेक्शन है? लाहौर के अंदर यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, कितने अरब की यहाँ पे मरियम साहबा ने बकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट फंड कमिश्नर के डिस्पोजल पर दिए गए थे, कितने अरब रुपए के फंड लगे थे। तो मुझे बता देते इनको किसने मना किया? जब इन्होंने वहां पे इनका डीपीओ एक आप उन्होंने आप किया वहां भी पे कुछ डीएसपी नहीं, जो और है आप 2 दिन के लिए बदल रहे हैं, सारा कुछ तो आपने कर दिया, अब रह गया था। देखिए अगर करता एक सीट नहीं ले सकती हुकूमत अगर तमाम तरह वसाइल इस्तेमाल करे। मसला ये कि मुझे तो यही कि गंदे भी हो गए और सीट भी ना ले सके। कुरम का भी चैलेंज हो गया है, कुरम से भी आप ये तो नहीं कह सकते कि बड़ी इन्होंने जनाब बड़ी दयानतदारी के साथ इलेक्शन करवाया और उसके बाद ये सारा कुछ हो गया। साहब वो तो 100 प्याज भी खाए, 100 जूते भी खाए, इनका तो केपीके में क्या हुआ? केपीके में आपके सामने उसमें क्या हो गया? वहां पे काम मशीनरी का वहां पे ये आपस में लड़े हुए थे। तो मसला ये है ना, पहले भी तो इस तरह होता था पार्टियों के अंदर। फिर मसला ये है कि आपको तो रिगिंग नहीं करनी थी, यहाँ तो आप बड़े तरीके से ऐसे करते हैं। अच्छी बात नहीं नहीं करनी अगर आती तो आप अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। ये ओपन तरीके से जो किया वो भी तो अप्रिशिएट करने जो का नहीं है। अच्छा चले मुझे ये बताएं, या तो करते तो किसी तरीके से करते। बाबर साहब ये जो ऑपोजिशन खुश हो रही है कि और फिर ये मेरा मतलब किस सियाने ने इनको कहा है कि ये कोर्ट में चल जाए, जब अब इलेक्शन होना ही है तो आप कोर्ट में चले गए हैं यार। अच्छा। फिर जो हाई मोरल ग्राउंड ली हुई है, या तो फिर एक स्टेटमेंट देते हैं इमरान खान कि भाईजान हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसमें हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन में ब्रेकिंग सुन लें। खुर्रम शेर ज़मान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, खुर्रम शेर ज़मान साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा MP हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे 3 अराकीन सिंध असम्बली जो हैं वो गायब हैं और उनको अगवा कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, उनके ख़ानदान वाले भी परेशान हैं, साथ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सराह रहे हैं। अब ये सर कुछ छांगा मांगा वाला ना मामला हो गया हो कि MPs गायब हो जाते हैं, खुद ही दौड़ गए हैं ये तो अब पता नहीं है, लेकिन खुर्रम शेर ज़मान साहब ये कह रहे हैं कि उनके लोग अगवा हो गए हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है बहरहाल। लेकिन बाबर डॉक्टर साहब जो अपोजिशन इस पर ज़्यादा खुश हो रही है कि अच्छा जी ये तो सीक्रेट ही होंगे, तो इसमें क्या ज़ाहिर है उनको यही लगता है कि फिर हमें नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, तो ये जमीन की वजह से लोग जाएंगे या जो खैबर पख्तूनख्वा में। आप मुझे ये बता दें, अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो पैसे चलते हैं, अपोजिशन हुकूमत को अगर मिलान करे तो फिर शर्म या होगी, फिर किस मुंह से कहेंगे कि जनाब हुकूमत ने हमारे साथ हाथ कर दिया। हालांकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर ये सीक्रेट रहा तो फिर आपको रुलाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब तो फिर वो बयान निकाल लेंगे। इमरान खान साहब ये तो अच्छा हो रहा है, कल अगर ये हार जाते हैं तो अपोजिशन धांधली का इल्जाम तो नहीं लगा सकती, लेकिन ये लगाएंगे तो अब अपोजिशन कोर्ट में तो नहीं जा सकती। यही अपोजिशन जो है जब उनसे पूछा जाएगा, मैं जिस तरह से अगर मैं हम सुप्रीम कोर्ट पर उनके मुंह पे मारेंगे ना आगे कि आपने डस्का में क्या किया, तो फिर इस प्रोग्राम में हम अपोजिशन को भी पकड़ेंगे कि जनाब आप लोग तो बड़े शादियाने बिचा रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त तो आप बड़ा नाच रहे थे, तो अब ये जो कुछ हुआ है इसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? केस में मिठाइयां सर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि 17 लोग जो है ना वो हमारे साथ राब्ते में हैं अरकान असेंबली। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हमारे पास अजाफी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के वाले से उन्होंने बयान कुछ दिन तो जब ये सीक्रेट होगा तो राब्ते तो चलेंगे, लोग ज्यादा हमारे पास आ। लेकिन अगर इतना ही सब कुछ स्मूथ है तो ये इमरान खान साहब को क्यों जरूरत पड़ गई है कि अब इतने अरसे के बाद वो 3 दिन पार्लियामेंट में होंगे? आज भी काफी लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। शुक्र है मुझे एक चीज बताया, याद आ गया, मुझे एक चीज बता दें, मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है खरल साहब से। खरल साहब ये जितने MNAs हैं, चाहे वो PTI के या MQM के या QLI के हैं, क्या वो इमरान खान साहब के कहने पे वोट डालेंगे? ज़मीर के मुताबिक की डालेंगे। मेरा एक मासूमाना सवाल है, क्या इमरान खान साहब उनको कन्विंस कर लेंगे और वो जाके वोट डाल देंगे? पहले तो हैदर होते थे, आप पता नहीं ज़मीर किसको कहते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि ज़मीर क्या होता है। या नून लीग के कुछ बंदे अगर PTI को वोट डाल देते हैं, आप देखें ना कितनी शर्मिंदगी की बात है जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने शेयर की, मीडिया में आई, उसकी PTI ने बल्कि उसकी तरदीद नहीं की, बल्कि उसके ऊपर जस्टिफिकेशन शहबाज गिल साहब ने की कि जो अगर वोट बेचेंगे या जो घटिया हरकत करेंगे, इसका मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया। अब मामला यह कि 12 लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे हैं कि नून लीग के वो टिकट मांग रहे हैं कि जनाब हम वोट देने के लिए तैयार हैं। एक अलमिया है कि मौजूदा हुकूमत और उसके 12 MNA जो PTI के वो PDM के यानी अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं और वो सिर्फ श्योरिटी मांग रहे हैं कि मैं टिकट जो है वो उसकी खैर साहब मैं एक चीज़ बताऊं,
तो अब पहली बात तो ये है कि ये बिल्ली थैले में आएगी, थैले से बाहर आ जाएगी परसों कि कितने एमएनए थे और कितने एमपीए थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ये चीजें जो है ये इसी तरह से चलती हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्लियर हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी करीम बख्श कबूल इस वक्त कहाँ हैं बताया जाए, उनका बयान भी आया है, उन पर दबाव है, बाकी दो MPs का हमसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है, खुर्शीद ज़मान साहब कह रहे हैं, और इस तरह से पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है कि सारा खेल पीपल्स पार्टी का है। तो अब ये सीनियर लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं और ये पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले भी पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी कुछ लोग इनके हमारे साथ राब्ते में हैं, अगरचे खुर्शीद ज़मान साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी के हमारे साथ राब्ते में है। अब ये 2 दिन रह गए हैं, पता नहीं कौन किससे राब्ते में है, ये पता नहीं चल सकेगा बाद में। बाबू डोगर साहब कुछ समझ नहीं आनी, जब इलेक्शन हो जाने हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई मैकेनिज्म बता दूं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। इलेक्शन वाले दिन इतना खून खराबा होता है, कत्लो गारत होती है, सिर्फ इसलिए होती है कि जो भी करना है आज ही कर लो। जो आज जीत गया, बाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है ना उन्होंने 5-5 साल जो है ना किसी के फैसले नहीं होने, वहाँ पर पूरा टेन्योर गुजर जाता है और फैसले नहीं होते। अगर वहाँ से फैसला हो भी जाए तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ जाता है। तो वो तो जो एक दफ़ा जीत गया सो जीत गया। मैंने बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फैसला हो गया टाइमली। आप पिछले टेन्योर में जब था वो जो BA की कंडीशन आई थी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, तो मैंने बेताशा लोग जो थे वो 4 साल उन्होंने एंजॉय कर ली, मिनिस्ट्रियाँ गुजार ली, और एंड पे आगे आखिरी 6 महीनों में फैसला हो रहा है कि जनाब ये जो है ये डिस्क्वालीफाइड है। और वो बंदा भी जाके ख्वाजा साद रफीक जो है उन्होंने अपना सारा टेन्योर स्टे पे गुजार लिया। शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने अपना पूरा वजारत आला स्टे पर वो गुजार गए। तो बेताशा मिनिस्टर जो है वो आए और स्टे पर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियाँ गुजार ली। तो ये जो एक कंसेप्ट है इस पे तो ये है कि जनाब जीतना ज़रूरी है, बाकी देखी जाएगी जो भी होगा। तो इस वक्त सबका जो फोकस है वो ये कि ये इलेक्शन जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह भी, बाकी फिर जो कोर्टों में होगा। एक बात जो अपोजिशन में अब PDM का साथ जमात इस्लामी ने भी देने का फैसला कर लिया है, ये भी एज पर उसी तनख्वाह पे जारी बात काम हमेशा करते हैं, वो शोर मचा दे। लेकिन MKM अभी वाज़े तौर पर कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं हम तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, दिखाने होते हैं उन्होंने, तो उसके बाद वो तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं। लेकिन अब वहाँ पर भी ऑफर हुई है हुकूमत की तरफ से, यानी तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में PDM को ऑफर की कि जो इस तरह से पंजाब में सेटलमेंट हुई है इसी तरह से वहाँ भी कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि सीटें हमें कम दे रहे हो आप, सीटें हमें ज़्यादा दे। क्योंकि हुकूमत ये कह रही है, खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान कहते हैं कि हमने तो उतने लोग खड़े किए हैं जितनी हमारी सीटें बनती हैं, जितने हमारे MPs हैं उसके हिसाब से हमने लोग खड़े किए हैं, अपोजिशन ने लोग ज़्यादा खड़े किए हैं। तो पिछली बार भी जो सारा मामला खराब हुआ है खैबर पख्तूनख्वा से हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा वहाँ रेट चलता है, ऐसे चले हैं, वीडियो भी आई आपके सामने, बंदे भी अपोजिशन के ज्यादा। मुझे एक बात बताएं, चले मैं आपकी बात ठीक है कि वहाँ पर पैसा चला, गवर्नर सरवर अपने वोटों से जो PTI के वोट थे उनसे 32 वोट ज्यादा लेके गए, वो किस तरह से ले गए? सर होना चाहिए वो सारे जमीर के कैदी थे जो गवर्नर सरवर और उनको सारे इस पर बात करेंगे, इसमें भी बात होनी चाहिए। खाली ये नहीं है कि PTI के बंदों को वोट पड़े, यहाँ पे चोई सरवर साहब को भी वोट 32 इलेक्शन कमीशन बड़ा एक्टिव हुआ है और गवर्नर्स के खिलाफ भी दरखास्तें गई हुई हैं कि जी ये क्यों सेनेट के इलेक्शन में इस तरह से एक्टिव हुए हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला। सेनेट में गहमा गहमी चल रही है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ख़त भी लिखा है तमाम रुकन कौमी असम्बली को, और उसमें एक दिलचस्प बात आखिरी जुमले में असद खान साहब आपकी नज़र है कि 3 मार्च को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली के मेम्बरान को कह रहे हैं 3 मार्च को मेरी ज़िंदगी और किरदार को मद्देनज़र रखकर अरकान फैसला करें। हाँ, किरदार यही है कि ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो हार आया था तुर्की के सरबराह की, जो बेगम ने अपने गले से उतार के बात ही पकड़ ली, वैसे नहीं वो गले से उतार के दिया था, किरदार उनका मैं बता रहा हूँ। और वो इन्होंने और इनकी बेगम ने वो हार जो है वो चोरी कर लिया, रख लिया, और फिर FIA के वो भी चश्मे फलक ने देखा, और मैं बहुत सारी चीज़ों का चश्मदीद गवाह भी हूँ। यह कि पाँव पकड़े FIA लोगों के, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में आया, पाँव पकड़ के जाके उनको तरले मिलते हाथ जोड़ कर जाके वो हार जो है वो दिया, जो ज़लज़ला ज़दगान को एक सरबराह ने मुमलकत की बेगम साहिबा ने दिया। और वो क्या सोचते होंगे, किरदार तो बहुत बड़ा था,
हमारे इस्लामिक पाकिस्तान बहुत बड़ा वजीर आज़म और उनकी फैमिली का, और ये चेयरमैन सेनेट के ख्वाब देख रहे हैं। इस पे जरा थोड़ा सा किरदार, मेरे ख्याल इससे ज्यादा मैं शॉर्ट टाइम में तो नहीं गुजार। किरदार तो दोनों तो भी बहुत बड़ा है, और जब ये स्पीकर भी IMF का ही उम्मीदवार कहा जा रहा है। बिल्कुल, जब स्पीकर ये कौमी असम्बली थे तो इकबाल इनका सेक्रेटरी था, रात की क्या नाम था उसका, इकबाल गालबन था सेक्रेटरी में। उस वक्त भी नैब में, मुझे एविडेंस याद है, जब इनसे पूछा नैब ने कि ये आपके पास पैसे किधर से आए, तो पता क्या कहते हैं, कहते जी मैंने इनको उधार दिए थे और वो चुका रहे थे। नैब ने कहा जनाब ये कैसा उधार है कि जितनी अपॉइंटमेंट होती थी उतने लाख आपके अकाउंट में जमा हो जाता था। जो वहाँ पे ब्रांच है सेक्रेटरी, जो कौमी असम्बली के पार्लियामेंट हाउस, जो उसमें वहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, तो उन्होंने कहा, वो सेक्रेटरी ने ये बताया कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पसीने छूट गए कि आपने ये क्या बता दिया। उनका जी मुझे उन्होंने ग्रिल किया, मैंने बता दिया। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का किरदार इतना ज़बरदस्त था कि वो सेक्रेटरी पे एतमाद नहीं करते थे, वो डेली अपने बैंक का अकाउंट चेक करते थे, जितने लाख इजाफा होता था उतनी अपॉइंटमेंट पे साइन कर देते थे, और बाद में कहते हैं हम तो जनाब सियासी, ये हमारी करप्शन की वजह से प्रूव्ड केस था, आपके पास पैसे जो आपने लिए थे एक अपॉइंटमेंट के ऊपर। सर तो मामला ये आपके किरदार है, और आप बात ऐसे करते हैं जैसे लोगों को पता नहीं है। हफीज शेख साहब भी देखे ना, इनकी वो भी देखिए, हर बंदा पीपल्स पार्टी ने उनको रखा और हर हुकूमत उनको रख लेती है। ऐसे लोग जिनके पता है कि स्टेक्स उनके इधर नहीं है, पता है कि वो गैर मुल्की इदारों की कठपुतली या उनके लिए काम करते हैं, दोनों के साथ बैगेज है। किरदारों के ऊपर बात कर रहा हूँ, वोट तो ज़मीर के मुताबिक। साहब यहाँ पे कैरेक्टर कोई नहीं देखता। पार्टियां जो ब्रिगेडियर शाम ज़मीर होते थे, बड़े बासर होते थे, आपको पता ब्रिगेडियर, सारे जोड़ तोड़ में उनका किरदार था। तो ज़मीर जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप गौर से जरा बात करें। सर ज़मीर जो है ना, ज़मीर के मुताबिक ही वोट देना है, जो ज़मीर कहेगा वही वोट देना है। ज़मीर नाम का बंदा पता नहीं मिलता ही नहीं है सर, कहाँ से ढूंढ के लेके आए यहाँ पे। अच्छा, क्या अब फोकस असल में है, अब मुझे एक बात बताएं, ज़मीर के मुझे एक बात बताएं, अगर नेशनल असेंबली में जो हालात चल रहे हैं, नैब बेचारी तो थक गई बंदे पकड़ पकड़ के, और केसेस कर करके बंदे नहीं मुक रहे, केसेस और केसेस जो है वो चली जा रहे हैं। तो यहाँ पे ज़मीन नाम की कौन सी चीज़ है? ये सारे अवाम से इलेक्ट होके आए हैं, और जितने भी हैं, चाहे वो हुकूमत के हैं, जितने भी हैं, जितनों पे अरबों खरबों रुपए के जो चार्जेस लगे हुए हैं, जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे ज़मीर के कहते हैं। ज़मीर को नजर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ज़मीर तो आपका इतना पीडीएम का फोकस होना एक सीट पर, बाकी ठीक है अपनी जगह सारा। देखे ना पंजाब में किस तरह टीम हो गई, जिसमें मरियम साहबा कह रही है मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। मुझे एक बात, अब शहबाज शरीफ साहब कर गए, कोई भी ज़मीर को नहीं पकड़ सकते कि वोट ज़मीर के मुताबिक दिया है, इलेक्शन के बगैर हो गया ना। अब ये तो सिलेक्शन हुई है ना, ये तो इलेक्शन नहीं हुआ ना। कौन सा वाली? सर पंजाब में जो केपीके में वही फॉलो किया जा रहा है, उसकी कोशिश तो की जा रही है। अब ये भी तो सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई, कि जनाब वोटिंग ही नहीं होनी, जरूरत ही नहीं है, बस अभी रस्मी एक होना है, 3 को नोटिफिकेशन आ जाना है, वो तो हो गए। अपनी जमात के तनासब के हिसाब से उम्मीदवार दिए हैं केपीके में, अगर उन्हें अपनी जमात के तनासब के हिसाब से दिए हैं तो वो तो नोटों के बोरियों के मुंह नहीं खोलना चाह रही ना। अब अगर अपोजिशन ज्यादा दिए तो इट मींस कि वो पैसे से बंदे खरीदेंगे, हम बचा ही ले। बात है ना सर, वहां तो वो बचा ही ले, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी, वो कहते हैं हम यहाँ बचा ही ले अपनी इज्जत, तो बड़ी बात है। लेकिन बाबर साहब इस पर फोकस क्यों? यूसुफ रज़ा गिलानी, क्या इनकी जीत अगर हो जाती है तो ये इमरान खान साहब पर अवैध एतमाद, क्योंकि फिर तो अपोजिशन कह देगी कि जनाब इनके पास मेजॉरिटी ही नहीं रही एमएनएस की, एमएनएस ने वोट करना था ज्यादा, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट आ गए, बस खत्म। लेकिन ये सीक्रेट बैलेटिंग है, वो वजीर आज़म के लिए अगर तरीक़े-ए-एतमाद वाला मामला आता है तो वो सीक्रेट नहीं होनी, वो तो आइन में लिखा है कि वो तो ओपन होगी, फिर साफ सामने नजर आना पड़ेगा। उसामा साहब, पहले तो मैं आपको एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इतने आराम से जीतने वाले नहीं हैं। बड़ा मुझे जो लग रहा है कि अल्टीमेटली हफीज़ शेख ही जीतेंगे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सिनेरियो सामने बन रहा है, उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, लेकिन होना इस तरह से नहीं। इसकी वजह क्या है? 12 वोट चाहिए इनको जीतने के लिए। PMLQ जो है उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। MQM भी सपोर्ट कर चुकी है कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जमात इस्लामी अलबत्ता पीडीएम तो चले, जमात इस्लामी का कितने वोट है वहाँ पर? वो तो मेरा मतलब ये है कि अगर चले जी, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत भी जाते हैं, वो चेयरमैन सेनेट बन भी जाते हैं,
तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर से शिप से ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब नहीं होने वाली। क्यों? वही एमएनए जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है वो इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं, या इनके हक में क्यों नहीं? सर वहाँ पे ओपन होना पड़ेगा, खुल के सामने आना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। वोट आपको ये नहीं है वहाँ पर आकर आपको बताना पड़ेगा, और डिस्क्वालिफिकेशन साथ नहीं है। आप डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ें, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इस पर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के जो वोट है, अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाकर वोट डालते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी कुर्बानी देने वो तो बहुत बड़ी, वो तो अपने पूरे कैरियर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। 50-70 करोड़ थोड़ा नहीं होता, 50 करोड़ 70 करोड़ अगर किसको मिल जाए और टिकट भी मिल जाए साथ कि भाई आप डिस्क्वालीफाई होंगे, टिकट हमारी तरफ से पक्की है आपकी, वही 50-70 करोड़ है, उसमें से 25-30 करोड़ लगाना है इलेक्शन जीत जाना। सामा साहब, इमरान खान साहब बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं सर, मुतमईन है। 3 दिन उन्होंने वहां गुजारने, मैं गुजारे 2.5 साल हो गए वज़ीर आज़म बने हुए, वो तो अपोजिशन में नहीं 3 दिन गुजारे पार्लियामेंट में। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, कुछ नहीं होना, सब इसी तरह पर काम करेंगे, सब ने ऐसे ही चलना है। और ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, पहले तो मुझे तो इस पे डाउट है, मेरा दिल नहीं मानता कि पीछे हार जाएंगे। क्योंकि हालात मुझे अभी जो लग रहे हैं कि इमरान खान जो है अब उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, और ये इस तरह का कोई डिस्ट्रेस नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनको जनाब चेयरमैन सेनेट भी उनका नहीं होगा और उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी। तो क्या ये नैब जदगान जो है इनको लाके प्राइम मिनिस्टर बना देंगे? क्या करेंगे? ऑप्शन बड़े लिमिटेड हैं सामा साहब। यहाँ पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्राम करने के लिए मिर्च मसाला जरूरी है, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि यूसुफ गिलानी इलेक्शन नहीं जीतेंगे। बहुत मुश्किल है उनका इलेक्शन जीतना। अगर चलें कुछ वोट वो तोड़ भी लेंगे, फिर भी हफीज शेख 2-4 वोटों से जीत जाएंगे, ये मैं आपको अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। और उसके बाद हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर यूसुफ गिलानी हार गए तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, वो है लॉन्ग मार्च का। तो लॉन्ग मार्च की तरफ शायद ये चले जाएं, क्योंकि जहांगीर तरीन कहाँ है? जहांगीर तरीन कहाँ? आप कह रहे हैं लोग हैं पीछे इमरान खान के, जहांगीर तरीन भी हैं? मेरा ख्याल है कि वो भी हैं। जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं जा सकते। वो जो भी है, जिस तरह भी इमरान खान साहब के कान भरे गए या रिपोर्ट्स आ गई, वो अलबत्ता वो मामला भी मैंने बताया, जिस तरह की उनकी मुलाकात भी हो चुकी इमरान खान साहब से। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें एक वक्त होता है कि उस वक्त खुलकर शायद इमरान खान साहब को भी अभी ना कर सके इस पोजीशन। अच्छा, मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर दूं, बड़ी कुर्बानी दी है, मैं आपको प्रेडिक्शन कर दूं, एमक्यूएम को पीटीआई से शदीद रिजर्वेशंस हैं, बहुत ज्यादा उनकी शिकायत हैं। तो फिर भी पीएमएलक्यू शदीद उनके इख्तिलाफात हैं पीटीआई के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाप बिल्कुल डिवाइडेड है, सारा कुछ है, लेकिन स्क्रिप्ट उसामा साहब लिखा जा चुका है, जीतना फीस शेख नहीं है। मैं आपको वोट उन्हीं को ये लोग डालेंगे। परसों तो आप देख कुछ तो मिलेगा। आप जब प्रोग्राम कर रहे होंगे शायद उस वक्त तक रिजल्ट आ गया होगा, और आप देखिएगा हफीज शेख ही इस्लामाबाद से जीतेंगे और सारे इसी तरह पर काम करेंगे। मुझे तो कोई बड़ी चेंज होती नजर नहीं आ रही। तो फिर ये जो सारा मोमेंटम बन रहा था आखिरी एक अपोजिशन का, पीडीएम का, वो भी फिर ठुस हो गया। फिर लॉन्ग मार्च, फिर वो जज्बा ही नहीं रहना उसमें। मोमेंटम तो पहले भी कई दफ़ा बने, आपको पता ही है कि 31 दिसंबर को इस्तीफे आने थे, फिर 31 जनवरी को आने थे, फिर फरवरी में लॉन्ग मार्च होना था, वो भी मार्च भी गुजर जाएगा, आपके सामने ही है। 3 मार्च का इलेक्शन जो सेनेट है ये भी गुजर जाएगा। तो ज़ोर ज़रूर लगाएंगे। जरदारी साहब ने पूरा अपना मुकम्मल तौर पर जो भी कोशिश कर सकते हैं एफर्ट वो कर रहे हैं। असल में गिलानी साहब के हवाले से जितनी ज़्यादा एफर्ट की जा रही हैं वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की जानब से की जा रही है। नून लीग बहुत ज़्यादा एक्टिव उसमें नहीं कर रही है। अगर पैसे लगाने हैं तो वो जरदारी साहब की सद में हुकूमत है, वही किसी को देखे जिसकी हुकूमत होती है, इन्वेस्टर फाइनेंसर उसके कहने पे आगे झोंकते हैं पैसे। अच्छा, एक मजेदार बात बता दूं, बड़ी जोर से आई है। मैंने पीएमएलक्यू के एक बड़े अहम बंदे से बात की। अच्छा, मैंने उनसे कहा कि जी कि ये जो बिला मुकाबला हुआ है सारा इशू, तो इसमें तो जरदारी साहब का बड़ा रोल है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल रोल है। उनके कहने पे उन्होंने अपना भी कैंडिडेट बिठाया, और पीएमएलएन का जो कैंडिडेट था वो भी चौधरी साहब की रिक्वेस्ट पे उन्होंने मैनेज करके बिठवा दिया। तो मैंने कहा जी कि फिर जरदारी साहब ने तो न्योंदरा डाल दी है, अब पीएमएलक्यू कैसे पे बैक करेगी? क्या इस्लामाबाद में सेनेट के इलेक्शन में पे बैक करेगी? उन्होंने कहा जी नहीं, इस्लामाबाद के इलेक्शन में हमने उनको क्लियरली बता दिया कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम अब्दुल हफीज शेख के साथ ही जाएंगे।
हाँ, इसको पे बैक हम किसी और तरीके से किसी और टाइम में करेंगे। फिलहाल हम इसको पे बैक सेनेट के इलेक्शन में नहीं करेंगे। ये PMLQ की तरफ से है। चलें, अब ये सीक्रेट है कि वो कब होना है और किस बारे में पे होना है, लेकिन ये लेकिन उन्होंने कहा कि बताना नहीं है। अच्छा ठीक है, आप भी नहीं बता रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद रोशन डिजिटल अकाउंट की बात करेंगे। पाकिस्तान में इसने क्यों समझे कि ये कहा जाए कि फॉरेन एक्सचेंज के लिहाज से एक इनकलाब सा बर्पा कर दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ खान साहब हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। रोशन डिजिटल अकाउंट, इसका आगाज मौजूदा हुकूमत ने किया और स्टेट बैंक ने उसके लिए बड़ी भरपूर कोशिशें की और ये बड़ी एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके 5 महीने में ही 50 करोड़ डॉलर आ गए पाकिस्तान में। इससे पाकिस्तान के रुपए को भी बड़ी सहूलत मिली और इस्तेहकाम मिला, और फिर पाकिस्तान को जो फॉरेन एक्सचेंज में यानी डॉलर्स में ज़रूरत रहती है, कई दफ़ा में कर्ज लेना पड़ता है, उसके लिहाज से बेहतरी आई। और जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी इसमें बड़ी सहूलत हुई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। कई उनके मसाइल होते थे, बड़ा मुश्किल होता था, तो ये रोशन डिजिटल अकाउंट को बड़ा आसान बनाया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। MD स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अशरफ खान साहब हमारे साथ हैं। अशरफ खान साहब, ये किस तरह से ख्याल आया? अब तक अगर मैं गलत हूँ 97 ममालिक से, मुख्तलिफ ममालिक से इसमें लगभग कोई 90,000 के करीब पाकिस्तानी अकाउंट्स अपने खोल चुके हैं और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा भी कहा जा हो रहा है और रकम भी पहले से ज़्यादा आ रही है। क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। इसमें जिस तरह आपने फरमाया, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनका बहुत इंटरेस्ट है कि अपने मुल्क में सरमायाकारी करें, और ये एक प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक ये पूरी स्कीम लॉन्च की, जिसमें स्टेट बैंक पाकिस्तान ने पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया कि वो अपने घर बैठे हुए बैंक तक आते हुए पाकिस्तान की बैंकों में अपना अकाउंट खुला सकें। और इसकी सक्सेस जिस तरह आपने बयान की कि अब माशाल्लाह 50 करोड़ डॉलर से हम एक्सीड कर गए और दिन ब दिन लोगों का इंटरेस्ट है। ना सिर्फ ये, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सर्विस प्रोवाइडर के हैसियत से और मुल्क के मालियाती निज़ाम के रेगुलेटर की हैसियत से दिन ब दिन इस बात में कोशिश होता है किस तरह बिजनेसेस को, जिसमें स्पेशली आज का जो मौजू है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को किस तरह फैसिलिटेट किया जा सके, और बिज़नेस कम्युनिटी को किस तरह ईज़ प्रोवाइड की जाए कि अपने वो बिज़नेसेस को ईज़ वे में करें, फास्ट टर्न अराउंड करें। और उसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान में फ़ॉरेन एक्सचेंज FX पोर्टल, यानी बहुत सारे केसेस में ख़वाह वो इंपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हों, एक्सपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, या फ़ॉरेन एक्सचेंज कमर्शियल रिमिटेंस से ताल्लुक़, इन्वेस्टमेंट एब्रॉड की बात हो, या किसी को जहाज़ों की लीज़ पे करना हो, रॉयल्टी पे करना हो, ऑयल एंड गैस कंपनी को, किसी को बच्चे की फ़ीस पे करना है, किसी को अपने बिजनेसेस में फ़ॉरेन बोरिंग करनी है, किसी ने कोई फैक्ट्री लगाने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाना है, कंसल्टेंसी करनी है, या बाहर बिज़नेस करना है, या अपनी इन्वेस्टमेंट को ले जाना है, डिविडेंड पे करना है, इन तमाम चीज़ों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उनको मुख्तलिफ मराहिल में अप्रूवल की ज़रूरत होती है। चाहे बैंक से, ज़्यादातर बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये फंक्शन डेलीगेट कर दिए हैं, लेकिन कुछ में अभी भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। तो हमने सबसे पहले ये प्रोग्राम लॉन्च किया और इसका जो मकसद था कि एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन करें। इसका पहला फेज़ ये था कि वो तमाम चीज़ें जो जिसकी अप्रूवल स्टेट बैंक से दरकार है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना डिजिटल पोर्टल बनाए, और बैंक, क्योंकि कस्टमर बैंक को रिक्वेस्ट करता है और बैंक हमारे पोर्टल पे लॉन्च करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 मार्च को हमने लॉन्च कर दिया था। ये पहला फ़ेज़ कहलाता है, और 16 अक्टूबर को गवर्नर स्टेट बैंक ने इसका बाकी बैंकों को सेकंड फ़ेज़ हमने लॉन्च किया। पहले स्टेज पे 8 बैंकों ने हमें ज्वाइन किया था, और जब हमने 8 बैंकों ने ज्वाइन किया था, 8 बैंक तकरीबन 50% से ऊपर फॉरेन एक्सचेंज जो बैंकिंग का बिज़नेस है वो डील करते थे। और स्टेट बैंक के जो पोर्टल में आज तक जो लेटेस्ट फिगर है 34,000 केसेस की को हमने प्रोसेस किया।
अच्छा, पहले और आप में अब आप कहेंगे क्या फ़र्क है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड के लिए आपको बता रहा हूँ। पहले ये सारा पेपर की फॉर्म में आता था, कस्टमर बैंक को देता था और बैंक सारे पेपर तमाम सपोर्ट डॉक्यूमेंट लगा के TCS वगैरह के लिए स्टेट बैंक में भेज। अब जो हमारा नया सिस्टम है, इसमें जो डिजिटलाइजेशन है, ये पेपर लेस इन्वायरमेंट है, इसमें टाइम भी बचता है। और जिस तरह मैंने आपको कहा 34,000 केसेस इसमें प्रोसेस हुए हैं। अब ईज़ क्या है कस्टमर के लिए, एक तो फास्ट टर्न अराउंड टाइम है, तकरीबन 60% हमने एनालिसिस किया है, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हो गया एज़ कम्पेयर टू उसके। नंबर, जब हमने पोर्टल बनाया तो बैंक को पता होता है, जब वो सिलेक्ट करता है, एक सेल्फ चेक है इसके अंदर, तो उसमें पता होता है कि किस किस्म की अप्रूवल लेनी है और उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने एंड पे इंश्योर करता है वो। दूसरी बात इसमें यह है कि कस्टमर को पहले पता नहीं चलता था कि स्टेट बैंक में केस गया या बैंक के पास है। अच्छा। हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी पर्पस के लिए और एफिशिएंसी के लिए इसमें बाकायदा जो कस्टमर है उसको जो ही स्टेट बैंक में केस आता है, बाकायदा उसको ईमेल चला जाता है और अप्रूवल का भी ईमेल चल जाता है, डिक्लाइन भी हो तो वो, या कोई एतराज़ हो या फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी और कस्टमर 24/7 अब स्टेट बैंक के वेबसाइट पे जाके कस्टमर आईडी से लॉगिन करके किसी वक्त भी अपने केस का स्टेटस चेक कर सकता है। ये पहला फेज़ था और आज शाम तक, क्योंकि 22 जो पहला स्टेज 8 बैंक का था और आज तक माशाल्लाह हमारे 19 बैंक लाइव हो गए हैं। और इस सिस्टम को 19 बैंक का मतलब ये उसामा साहब कि 84% आज हम अचीव कर चुके हैं टारगेट। ज़बरदस्त कि बैंकों ने जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस है उन्होंने अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया। अच्छा, इससे एक तो जिस तरह हमारे यहाँ हवाला हुंडी का बहुत ज़्यादा होता था, इलीगल और फॉरेन एक्सचेंज का काम गोइंग फॉरवर्ड वो भी मेरा ख्याल है इससे ख़त्म हो जाएगा अप्रैल के अंदर। जी अशरफ खान साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इससे जो हम देखते थे फॉरेन एक्सचेंज का काम पाकिस्तान में बड़ा होता था, चलती है, इलीगल भी बड़ा काम होता था, FATF का भी एक मसला था, वो भी इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। वो कारोबार जो गैर कानूनी होता था वो कंट्रोल होगा और इसके साथ साथ ये कि आम आदमी को किस तरह से, क्या ये सिर्फ सनतकारों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए इसमें फ़ायदा है ये जो डिजिटलाइजेशन हो रही है फॉरेन एक्सचेंज रकम की, या आम आदमी को भी इससे फ़ायदा है? जी देखें, जितनी आप सहूलियात फराहम करेंगी तो जी ऑफिस चैनल में के थ्रू बैंकिंग रेमिटेंस का एफिशिएंसी क्रिएट के नेचुरली इलीगल चैलेंज पे इसका फ़र्क पड़ेगा। और जो आपने बात का, ना ये बिजनेसमैन के लिए भी है और इंडिविजुअल्स के लिए भी है ना सिर्फ, और बल्कि आप कोई आदमी अपने हॉस्पिटल की चीज़ें भेजना चाहे और अपने स्कूल की बच्चे का कोई बाहर पढ़ रहा है फ़ीस भेज चुकी, उन तमाम लोगों के हर किस्म की फ़ॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जहाँ स्टेट बैंक से कवानीन के मुतालिक अप्रूवल रिक्वायर है, इन सब के लिए ये साहब। अच्छा, ये सिस्टम काम अशरफ खान साहब, ये रोशन डिजिटल जो अकाउंट्स हैं, ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी खोल सकते हैं या पाकिस्तान के अंदर कोई रहता हो बंदा वो भी खोल सकता है, या बाहर जो लोग हैं मौजूद वही खोल सकते हैं? और इसके कितने देखिए, इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी भी खोल सकते हैं और वो जो पाकिस्तानी हैं वो भी इसके अंदर ला सकते हैं जिनके डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, जिनके बाहर डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। ठीक। अच्छा, ये बताएं कि ये जो अभी आप फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से बता रहे हैं, तो क्या इसमें रेट में फ़र्क होता है? क्योंकि हमें तो आम आदमी को होता है कि जनाब बैंक का रेट और होता है, बाहर नॉन बैंक का और होता है, तो इसलिए भी लोग प्रेफर करते हैं कि जहां उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो उस तरफ जाते हैं। तो ये इतनी सहूलत होगी कि वो उसको जी नहीं, देखिए, ये सिस्टम इसको नहीं कवर करता। ये सिस्टम तो आपको फैसिलेट करता अपनी ट्रांजैक्शन। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे ये अप्रूवल सिस्टम है, उस अप्रूवल सिस्टम के अंदर ये तमाम ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती हैं, ये उनसे ताल्लुक़ नहीं है और वो इंटर बैंक रेट के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है। ठीक। अच्छा, आपने बताया 19 बैंक्स आ चुके हैं, तकरीबन 80% से ज़्यादा बैंक्स जो हैं इसमें शामिल हो चुके हैं। तो 84% जी बिल्कुल। तो कितने आपको लगता है और वक्त में पाकिस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे और लोगों को बड़ी सहूलत होगी फॉरेन एक्सचेंज उनको करने में, चेंज करने में, या किसी मतलब डॉलर्स में बाहर आपने पैसे भेजने हैं, फ़ीस देनी है, कुछ भी करना है, तो बड़ी तेज़ी से ये अमल हो जाएगा डिजिटलाइजेशन की वजह से। वरना आप बता रहे हैं कि पहले मतलब आपको काफ़ी वक्त ज़्यादा दरकार होता था, अब उस तरह नहीं है। अप्रूवल भी स्टेट बैंक से जल्दी आ जाएगी, बैंक सारे आपस में जुड़े होंगे।
जी बिल्कुल, इसमें देखें एक तो जो कस्टमर है वो घर बैठे किसी वक्त भी अपनी उसको बैंक की ब्रांच नहीं जाना पड़ेगी, बैंक के पोर्टल पे रजिस्टर कर ले। और उसके हमने बैंकों को एडवाइस किया है कस्टमर्स को बाकायदा उनको अप्रोच करें रिलेशनशिप मैनेजर और उनको फैसिलेट करें कि और उन्होंने बाकायदा बैंक अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम भी पाकिस्तान के तमाम जो बड़े चैम्बर्स हैं, मीडियल साइज चैम्बर हैं, उनके साथ हमने ख़ुद सेशन किए हैं। और जो आपका जो सवाल था कि इंशाअल्लाह ताला 30 जून के बाद पेपर बेस्ड सबमिशन हम डिसकंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं मई और जून में जो सारे बैंक आ जाएंगे। एक बड़ा बैंक आने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्च एंड में या मिड ऑफ द अप्रैल में 98% FX बिजनेस का वॉल्यूम इस सिस्टम पे आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब, MD स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। यानी डिजिटलाइजेशन पाकिस्तान में तेज़ी से हो रही है। रोशन डिजिटल अकाउंट भी आप देख रहे हैं कि उसमें कितनी रकूम आ रही हैं और अब ये फॉरेन एक्सचेंज का जो काम हो रहा था उसको भी डिजिटलाइज किया गया है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।